क्या आपको वॉइस कठिन लगती है? गाइस यदि आपको वॉइस कठिन लगती है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आज मैं आपको वॉइस से रिलेटेड एक एक चीज़ बताने वाला, बहुत ही सरल शब्दों में, इतना सरल शब्दों में मैं बता दूंगा कि आप ना पलक झपकते ही समझ जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को वॉइस ठीक से नहीं आती है, आज उनको वॉइस पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस की क्लास हम देख लेते हैं। वैसे वॉइस की हिंदी क्या होती है? वाच्य होता है। वॉइस की हिंदी क्या है? वाच्य है। अब ये जो वॉइस है ये कितने तरह की है भैया? ये दो तरह की है। एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और कौन सी वॉइस भैया? पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक हम एक्टिव पैसिव ठीक से नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा ये एक्टिव वॉइस क्या है और ये पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें किसकी प्रमुखता होती है? सब्जेक्ट की, यानी कि कर्ता की प्रमुखता होती है। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रमुखता होती है उनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस को समझने के लिए आपको मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं और एक सेंटेंस दे रहा हूं। जैसे लिखा है आई राइट ए लेटर, बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ जाओगे एग्जाम्पल के माध्यम से। बोला गया है एक्टिव वॉइस वाक्यों में किसकी प्रमुखता होती है? कर्ता की प्रमुखता होती है। ये सब्जेक्ट है और यही क्या है भैया? एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव वॉइस वाक्यों में कर्ता की प्रमुखता होती है और जो उसका कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है वही एक्टिव होता है। और एक्टिव वॉइस की जो भी वर्ब होती है, ये राइट क्या है? वर्ब है ना। जो उसकी वर्ब होती है वही एक्टिव वॉइस में होती है। बात समझ गए? एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, एक्टिव वॉइस वाक्यों में कर्ता की प्रमुखता होती है, यानी कि कर्ता ही मुख्य होता है। भैया जब काम करने वाला दिखेगा तो ही तो मालूम चलेगा कि भैया जो कार्य हुआ है किसने किया है। तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है? कर्ता की ही प्रमुखता है, यानी कि जो काम लिखने का हो रहा है वो लिखता है, पत्र लिखता है। कौन लिखता है? आई लिखता है ना। अगर आई ना दिखता तो मालूम कैसे चलता है यार कि पत्र वह कौन लिखता है? सो यहाँ पे कर्ता कौन है? आई है। और आगे मैं आपको बताऊं तो एक्टिव वॉइस वाक्यों में जो कर्ता होता है वही एक्टिव होता है। क्या होता है? वही एक्टिव होता है। और जो उसकी वर्ब होती है वही किस में होती है? एक्टिव वॉइस में होती है। सपोज है कि जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो भैया मैं पढ़ा रहा हूं तभी तो आप पढ़ रहे हैं। अगर मैं होता ना तो कौन पढ़ाता आपको? तो जब कर्ता काम करने वाला दिख जाता है तो समझ लो वो एक्टिव है और उसके द्वारा जो भी काम चल रहा हो वो एक्टिव वॉइस में होती है। सो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब चलिए देख लेते हैं हम पैसिव वॉइस के बारे में। पैसिव वॉइस में क्या होता है? इसमें कर्ता की प्रमुखता नहीं होती है, यानी कि अब कर्ता का इसमें कोई लेना देना नहीं रहता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना अब उसकी प्रमुखता हो जाती है। बात समझ गए? चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। जैसे लिखा है ए लेटर इज रिटन बाई मी। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो जो ये कर्ता आई है ये किस में चेंज हो गया है? मी में बदल गया है। और ये जो ऑब्जेक्ट है क्या बन गया है भैया? सब्जेक्ट बन गया है। अब ये जो सब्जेक्ट बना है ये तो ऑब्जेक्ट था ना पुराना, तो ऑब्जेक्ट की ही इसमें क्या होती है? प्रमुखता होती है। और जो कर्ता है बेचारा चला जाता है वहां पे। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सीधा सीधा मतलब भैया अगर कान आप इसको खींचो या इसको खींचो दर्द हमको ही होना है। बात समझ गए कि नहीं? यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं तब नाम मेरा लोगे कि भैया सर आप ही पढ़ा रहे हो, और मैं पढ़ा के हट जाऊंगा ना तब भी मेरा नाम लोगे कि सर ने ही पढ़ाया है। कहने का मतलब कि दोनों वे में ही कर्ता का ही काम आएगा। अब चाहे कर्ता दिखे चाहे कर्ता ना दिखे। तो पैसिव वॉइस में यही होता है, कर्ता नहीं दिखता है, वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। सो अब ये हम देखेंगे आगे नियम, हम आपको बताएंगे कि ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये कैसे हो गया। ये सारी चीजें आपको मैं क्लियर करने वाला हूं इसी वीडियो के माध्यम से। सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप पूरा वॉच कर लीजिएगा। वॉइस से रिलेटेड आज आप सब कुछ जान जाओगे। ठीक है, इतने भी बेसिक रूल है ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है। तो ये एक्टिव वॉइस हो गई और ये पैसिव वॉइस। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम को। भाई अगर हम किसी चीज का नियम नहीं जानेंगे तो उसको हम बदलेंगे कैसे? चाहे वो कुछ भी हो, उसको बदलने का नियम हमें नहीं पता है तो हम कैसे कर पाएंगे? सो इसका भी नियम है, नियम को अच्छे से समझ लेते हैं तो पैसिव वॉइस बहुत ही आसान हो जाती है। इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसी के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका रूल नंबर 1 क्या है? एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम क्या है? मैं आपको रूल बताने वाला हूं। ठीक है, किसका रूल? एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम बताने वाला हूं। ठीक है, आप अच्छे से बोर्ड पर फोकस बना के रखिएगा। रूल नंबर 1 है कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है, बात समझ रहे हो,
मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ये समझ लो क्या है एक्टिव वॉइस है और नीचे पैसिव वॉइस को मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। जब नाउन होगा तो यहां पर कुछ नहीं बदलेगा। कहने का मतलब जो नाउन है किसी का नाम हो सकता है, चाहे वस्तु, व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, तो जो कुछ भी नाउन होगा उसको एज इट इज उतार देंगे। लेकिन यदि कोई प्रोनाउन होगा, जब प्रोनाउन होता है तो नॉमिनेटिव केस का कोई ना कोई प्रोनाउन होता है, तो जब उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी केस बदलकर ऑब्जेक्टिव केस में कर देते हैं। यदि आई है मी हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, यू है तो यू हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा। सो ऐसे ही जो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस होते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में बदलकर लिखते हैं। तो नियम नंबर 1 यही है, सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम किस में बदलते हैं भैया, सब्जेक्ट में बदलते हैं। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर भी यही नियम लागू होता है, ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो कुछ नहीं बदलेगा, प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा तो उसको हमें बदल देना पड़ेगा, कौन सी केस में, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में। सो ये नियम नंबर 1 है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, ये जो वर्ब दिख रही है ना, ये जो वर्ब दिख रहा है, वर्ब की चाहे कोई भी फॉर्म हो भैया, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, इस वर्ब को हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। चाहे कुछ भी हो, एक्टिव वॉइस भी कोई भी वर्ब लगी हो, लेकिन उसको हमें बदलना है वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में बदलना है। उसके बाद का नियम क्या होगा, ये दूसरा नियम हो गया। उसके बाद का नियम क्या होगा भैया, तीसरा आपको बता रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले और सब्जेक्ट के बाद भैया क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलिए इसमें भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए लिखवा तो नहीं रहा हूं, लेकिन उसको आप अच्छे से सुनने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो कि वर्ब में हमें क्या लिखना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में हमें क्या लिखना है। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले देखिए, यदि आपका वर्ब प्रेजेंट सिंपल होगा, कौन सा सिंपल, प्रेजेंट सिंपल होगा। प्रेजेंट सिंपल में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस एक्टिव वॉइस में देखने को मिलेगा। तो पैसिव वॉइस में उसको आप किस में बदलोगे, इज एम आर, फिर लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हाँ, एक्टिव वॉइस वाक्यों में जब आपको डू डस दिखे तब भी आप उसको इज एम आर में ही चेंज करोगे। और उसके बाद यदि आपको पास्ट सिंपल दिखाई देता है तो पास्ट सिंपल में क्या हो सकता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो उसको पैसिव वॉइस में क्या कर दोगे, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर दोगे। वैसे ही जब डिड दिख जाए तो डिड को भी वॉज वर्ब में आप चेंज कर दोगे। उसके बाद यदि कंटीन्यूअस फॉर्म दिखाई दे रही है, इज एम आर आई एन जी हो, वॉज वर आई एन जी हो, तो इज एम आर या वॉज वर्ब को लिखने के बाद आप लिखोगे क्या, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंटीन्यूअस फॉर्म वाले आपकी एक्टिव वॉइस दिखाई देती है, तो पैसिव वॉइस में आप क्या करोगे, सहायक क्रिया के बाद बीइंग का प्रयोग करोगे, चाहे वो प्रेजेंट वाला हो चाहे वो पास्ट वाला हो। उसके बाद जो परफेक्ट वाले दिखाई देते हैं, हैज हैव हो गया, हैड हो गया, विल हैव, शैल हैव हो गया, तो जितने भी परफेक्ट टेंस आपको दिखाई देते हैं उनको तो आप लिखोगे ही लिखोगे और उसके बाद बीन का प्रयोग करोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखना है। ठीक है, 4 तरह की टेंस की पैसिव नहीं बनती है। बात समझ रहे हो, कितने तरह की पैसिव नहीं बनती है, 4 तरह के टेंस की पैसिव नहीं बनती है। जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले हैं उनकी पैसिव नहीं बनती, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। और बाकी बचे 8 टेंस उनकी ही पैसिव बनती है। ये जितना मैंने बोला है, अगर आपको चीजें न समझ में थोड़ा बैक कर लीजिएगा और हाँ लिखने की भी कोशिश कर सकते हैं। रूल नंबर 4 में हम चलते हैं, वहां देखते हैं क्या होता है। देख लीजिए, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, बाई का प्रयोग हुआ है। किसके हेतु हुआ है, एजेंट। देख लीजिए, इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोलोगे और एजेंट भी बोलोगे। बाई का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि भैया अब उस कर्ता के ऊपर कोई काम हो रहा है तो द्वारा का प्रयोग करना ही पड़ता है। ये काम किया गया मेरे द्वारा, तो द्वारा के लिए बाई का प्रयोग करना पड़ता है। तो रूल नंबर 4 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई और ऑब्जेक्ट यानी कि उस एजेंट हेतु किसका प्रयोग करोगे, बाई का प्रयोग करोगे। तो ये कुछ सामान्य से नियम है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इनको आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो आखिर में मैं आपको बता देता हूं कि एक्टिव वॉइस का कर्ता पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करता है। तो यदि आपको एक्टिव वॉइस में आई दिखे तो उसको मी में बदल दीजिए, बी दिखे तो अस में कर दीजिए, ठीक है। यू दिखे तो उसको यू में ही रहने दीजिए क्योंकि यू का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है। उसके बाद आपको सी दिखता है तो हर कर दीजिए, ही दिखता है तो हिम कर दीजिए,
ईट है तो इट ही रहने दीजिए, दे है तो देम कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यदि आपको हु दिखाई देता है तो उसको बाई हुम में आपको चेंज कर देना है। सो ये कुछ इस तरह से है। यदि एक्टिव वॉइस में ये सारी चीजें दिखाई देती हैं तो पैसिव वॉइस में बदल देना। अगर एक्टिव वॉइस में ये सब दिखाई देते हैं तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, मी है तो आई हो जाएगा, आई है तो मी हो जाएगा। इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, एक्टिव का कर्ता पैसिव में उसी हिसाब से बदलता है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, आई राइट ए लेसन। मैंने आपको सबसे पहला नियम बताया था, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए लेसन ऑब्जेक्ट है तो यहां लिख देते हैं हम ए लेसन। चूंकि ये नाउन है तो इसके रूप में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या लगाना है, ए लेसन के बाद एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हमने आपको बताया था कि आप वाक्य के टेंस को देखिए। टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल है तो इज एम आर कोई एक लिख दीजिए। अब यहाँ पे ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। तो ए लेसन इज। अब ये फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म में बदलने वाली है, ए लेटर इज रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद बाई का प्रयोग करो। फिर जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में बदल करके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ा। तो आपको एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बना, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बना, एक्टिव की वर्ब पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वाक्यों के टेंस के हिसाब से। प्रेजेंट सिंपल है तो इज एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाई का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद करते हैं। और सेंटेंस देख लेते हैं। समवन हैज स्टोलन माई, someone has stolen my watch। ये बहुत ही स्पेशल सेंटेंस है इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं। यहां पे आपको कुछ और मिलने वाला है, देख लीजिए। जब भी आपको किसी भी एक्टिव वॉइस में someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody जैसे शब्द आपको दिखाई देते हैं तो कभी भी उनका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, यानी कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। यहां पे कैसे चेंज करेंगे, माई वॉच आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, सब्जेक्ट के रूप में माई वॉच कर देंगे, माई वॉच। अब यहां पे हैज लिखा है तो हैज बीन होगा, जितने भी परफेक्ट वाले उनके साथ बीन का प्रयोग होगा। माई वॉच हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें पहले से लिखी हुई है, सो यहां पे उसको एज इट इज उतार देते हैं। माई वॉच हैज बीन स्टोलन। अब बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं होता मैं आपको बता रहा हूं। समवन, देखिए घड़ी चुराई गई है ना भाई, चुराई जा चुकी है तो कोई ना कोई तो चुराया ही होगा भाई, कोई ना कोई तो चुराया ही है, तभी तो समवन का प्रयोग नहीं हुआ है। समवन ऑटोमेटिक सेंस में आ जा रहा है। अगर किसी की कुछ चोरी हो जाता है तो कोई ना कोई चुराता है, इसलिए बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। डू यू राइट ए लेसन, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो यहां पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू डस दिखता है तो उसके स्थान पे इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इज एम आर में हमें क्या लगाना है, निर्भर करता है उसका ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, सब्जेक्ट क्या है वो निर्भर करता है कि उसका सब्जेक्ट क्या है। तो यहां पे डू के स्थान पे हम इज लगाएंगे क्योंकि ए लेसन क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। इज आ लेसन, इज आ लेसन रिटन बाई यू क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आज आपको मैंने बताया कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के वो कौन कौन से नियम हैं जिनको यदि आप जान लेंगे, सीख लेंगे तो एक्टिव से पैसिव में बदलना बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं समझ में आया हो तो जरूर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, जो चीज़ें मैंने नहीं लिखवाया है उसको बैक करके जा करके सुन लीजिएगा मैंने क्या कुछ बोला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। ऐसे बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।